आज जो कुछ बेसिक फिगर्स मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आज जो देश में कुल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या अब करीब 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और वैसे ही हमारे राज्य में आज 1000 का आंकड़ा हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी जस्ट आने से पहले 6 केसेस आए और उससे जो हमारा फिगर 999 था अब वो बढ़ के 1005 हो चुका है। देश की जनसंख्या में हमारा प्रतिशत लगभग 1% है, लेकिन जो केसेस की संख्या अगर हम देखेंगे तो करीब 0.5% है। जो देश में जितनी संख्या में कोविड पेशेंट आए हैं, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो उत्तराखंड का जो है पर कैपिटा बेसिस पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो नेशनल एवरेज से कम है। जो 999 केसेस अभी 2 बजे तक जानकारी में थे, उनमें से 243 यानी कि लगभग 1/4 हिस्सा वो रिकवर हो चुके हैं। 24% से अधिक रिकवरी परसेंटेज है और टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 746 है, जिनमें 7 डेथ्स हुए हैं। ये डेथ्स कोई भी कोविड के कारण नहीं हुए हैं, बल्कि जो सीरियस बीमारियां थी उनके कारण डॉक्टर्स ने जो डायग्नोसिस किया है उसके हिसाब से वो डेथ अन्य कारणों से हुए हैं। आज के दिन में 41 और अभी जस्ट 5 मिनट पहले जो पता चला तो 6 केसेस आए हैं। इस प्रकार से 47 केसेस आज अभी तक आ चुके हैं और टोटल नंबर जो आज क्योर हो चुके हैं, जिनका उपचार होकर वो सही होकर ठीक होकर घर जा गए हैं, वो 21 ऐसे मामले हैं जो कि पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस गए हैं। जो डबलिंग रेट है, पिछली बार जब हम 3 दिन पहले मिले थे तो हमने ये बताया था कि देश का और उत्तराखंड का दोनों का डबलिंग रेट में निरंतर वृद्धि होती रही है। एक समय हम 4 के नीचे भी चले गए थे, अब हम लगभग 6 के पास पहुंच रहे हैं। 5.89% है जो जो डबलिंग हो रहा है, जबकि देश में अभी एवरेज 19.6 दिनों में डबलिंग हो रहा है। तो अब निरंतर इसमें इम्प्रूवमेंट उत्तराखंड में दिखाई पड़ रहा है। हमने आपको बता दिया था कि जो रिकवरी है वो 24.32% है, जबकि राष्ट्रीय औसत वो इसका ठीक 2 गुना है, 48% है। जो पेशेंट्स की पॉजिटिविटी आई है उसका प्रतिशत उत्तराखंड में 3.95% है। देश का एवरेज लगभग 5% है, 0.03% कम है, तो लगभग 5% है नेशनल एवरेज, और उत्तराखंड का एवरेज 4 से थोड़ा कम है, 0.05% कम है। जो मृत्यु दर है वो देश का एवरेज है 2.83%। उत्तराखंड में निरंतर जो परसेंटेज हमने आपको बताया है 1% ही है अभी तक। अब जो नंबर्स की जहाँ तक बात है कि किस ज़िले से कितने पॉजिटिव आए हैं, तो उनमें अगर सबसे अधिक संख्या देखी जाए तो वो 261 अभी तक नैनीताल में है, 218 देहरादून में है, टिहरी गढ़वाल के 88 मामले हैं, उधम सिंह नगर के 82 मामले हैं, अल्मोड़ा के 63 मामले हैं, और शेष जो अलग अलग ज़िलों में हैं वो संख्या कम है। उसी तरह से अगर एक्टिव केसेस देखें, ये तो टोटल संख्या हो गई, जैसे हमने बताया कि 1/4 लोग स्वस्थ होकर चले गए हैं। तो आज के दिन में जो एक्टिव सर्वाधिक देहरादून में 220 हैं और नैनीताल में 145 एक्टिव केसेस हैं। नैनीताल में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर भी वापस गए हैं। वहाँ पर स्वस्थ होने वालों की संख्या 117 है
तो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर स्वस्थ होकर लोग गए हैं। और डेथ्स जैसा हमने बताया कि वो 7 डेथ्स हुए हैं। अब कंटेनमेंट जोन की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं, हमारे ज़िलाधिकारी गण स्वास्थ्य विभाग से सलाह मशवरा करके और सभी मानकों को देखते हुए वो कंटेनमेंट जोन्स बना रहे हैं। तो देहरादून में इस समय 19 कंटेनमेंट जोन्स हैं, जबकि हरिद्वार में 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, पौड़ी में 2 और टिहरी में 2 कंटेनमेंट जोन इस समय प्रचलित हैं। पिछली बार हमने आपको ये भी बताया था कि इस बीमारी से लड़ने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है कि अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसके कांटेक्ट में कितने लोग रहे। कांटेक्ट ट्रेसिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें लगभग 4000 व्यक्तियों को कांटेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है और इन सभी व्यक्तियों के ऊपर उनके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, हाई रिस्क है या लो रिस्क है, उसके हिसाब से शासन प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था की जा रही है। संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारी व्यवस्थाओं में भी निरंतर इजाफा होता गया है। और पिछली बार 3 दिन पहले जब हमने आपको बताया था कि तकरीबन हमारे 10,000 बेड्स थे, अब उनकी संख्या लगभग 14,000 हो गई है। 13,900 बेड्स आइसोलेशन के लिए, जहाँ की हम किसी व्यक्ति को आइसोलेट करके रखें, तो ऐसे 13,900 बेड्स चिन्हित कर दिए गए हैं। और ये आइसोलेशन बेड्स जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों के अनुरूप इन बेड्स का चयन किया गया है अलग अलग प्रतिष्ठानों में, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो अगर आप देखें कि इस समय हमारे पास 1000 कोविड पेशेंट्स में से लगभग 750 पेशेंट्स अब शेष रह गए हैं, जबकि हमारे पास बेड की कैपेसिटी अब लगभग 14,000 हो रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए, उसके लिए प्रबंध करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं, तैयार हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यद्यपि संख्या बढ़ रही है और आगे के कुछ सप्ताह में बढ़ने की ही संभावना रहेगी, लेकिन इसके लिए हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शासन और प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं निरंतर बढ़ाई जाती रही हैं। जो पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि अधिकांश केसेस जो हमारे आए हैं वो उनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है, यानी कि उत्तराखंड में स्वतः कोविड के केस वो जनरेट नहीं हुए हैं। जो लोगों के ट्रैवल की वजह से हमारे यहाँ केसेस आए हैं, और अभी भी वही ट्रेंड बना हुआ है, जिससे कि ट्रैवल की वजह से, यात्रा की वजह से, लोगों के आने जाने की वजह से संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि जो व्यक्ति क्वारंटीन में हैं, चाहे वो घरों में क्वारंटीन में है, चाहे वो किसी सरकारी व्यवस्था में क्वारंटीन में है, चाहे वो किसी होटल में क्वारंटीन है, वो सभी क्वारंटीन के नियमों का पालन करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे। तो जो संख्या अभी हमारी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, बहुत जल्दी ही हम इसके ऊपर कंट्रोल कर ले आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज क्वारंटीन से संबंधित ही लिए गए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें समग्र रूप से विचार करने के बाद और भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस समय समय पर दिए गए हैं, उसके अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि अब हमने कुल 75
ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में जिनका चिन्हांकन किया है कोविड के केस लोड के दृष्टि से, जहाँ की कोविड के केसेस अधिक संख्या में पाए गए हैं। और हमने ये निर्णय आज गवर्नमेंट ने लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा करने के बाद इसकी अनुमति दी है। इन 75 जो हमारे हाई लोड स्थान हैं, जिनका कि एनेक्शर में जिनके डिटेल्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन व्यवस्था में उन्हें रखा जाएगा। पहले हम 14 दिन के लिए रख रहे थे, और यदि इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं तो इन व्यक्तियों को फिर अब 14 दिन के लिए अपने होम क्वारंटीन में भेजने का निर्णय लिया है। तो पहले हम 14 दिन के लिए उन्हें सरकारी व्यवस्था या गैर सरकारी यानी कि होटल वगैरह में जो कर रहे थे, अब ये कहा गया है कि 7 दिन वो अगर ऐसे हाई केस लोड क्षेत्रों से आते हैं जिनका कि हमने अपने शासनादेश में जिन्हें हमने चिन्हित किया है, तो वो 7 दिन रहेंगे और 14 दिन फिर वो अपने घर में जाकर वहाँ पर वो क्वारंटीन होंगे। जो 7 दिन इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था में रहना है, इसमें उनके सामने 2 विकल्प रहेंगे। यदि वो व्यक्ति चाहें तो वो एक पेड व्यवस्था में भी जा सकते हैं, यानी कि किसी होटल में कर सकते हैं जहाँ कि उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति भुगतान करने की इच्छा नहीं रखते हैं या सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो उनके लिए जो शासकीय व्यवस्था है वो फ्री व्यवस्था वो भी विद्यमान रहेगी। इसके अलावा जो हमारे जो यात्री ऐसे स्थानों से आ रहे हैं जो इस समय नोटिफाइड 75 जगह से बाहर हैं, ये समस्त व्यक्ति अब 14 दिन के लिए अपने घरों में सीधे क्वारंटीन में रखे जा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति है जो कि सिम्टम्स जिसमें नहीं दिखा रहे हैं और उन्होंने 7 दिन अगर पूरा कर लिया है, तो ऐसे समस्त व्यक्ति जो हमने बताया कि ये जाएंगे और अपने घरों में रहेंगे। जहाँ अगर किसी व्यक्ति का जो हमारे सरकारी क्वारंटीन में या गैर सरकारी क्वारंटीन में है और उनका अगर सैंपल ले लिया गया है लेकिन सैंपल के अभी टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो उनको 10 दिन तक देखा जाएगा। अगर इस बीच में सैंपल आ गया तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर उनका सैंपल तब तक नहीं आया, अगर 10 दिन तक, और वो कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। इस स्टेज पर मैं इतना बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पूर्व में ही जो शासनादेश अपना मार्गदर्शन जारी किया है, उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स के लिए भी ये कहा था कि 7 दिन के लिए वो भारत में पहुंचने के 7 दिन तक वो किसी क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद उन्हें 7 दिन अपने घर में रहने की इजाज़त दी जाएगी क्वारंटीन की के नियमों के अनुरूप। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। इसमें उस व्यक्ति को अपने होम क्वारंटीन में भेजने से पूर्व उनसे एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा और उन्हें ये भी डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वारंटीन में रहने के दौरान उन्हें किन अनुशासन का पालन करना है, किन नियमों का पालन करना है, उसके बारे में भी उन्हें बताया जाएगा। और ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि यदि पाया गया कि उन्होंने क्वारंटीन के किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो उसमें फिर नियमों के अंतर्गत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समय समय पर बताया है कि हम सभी के लिए व्यवस्था यहाँ पर करके रखे हैं, लेकिन अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है और पूरे समाज को के लिए खतरा पैदा करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावा जो जो भी व्यक्ति किसी अन्य राज्य से, चाहे वो किसी भी मोड से आ रहे हों, चाहे वो हवाई जहाज़ से आ रहे हों या ट्रेन चल रही हैं, ट्रेनों के माध्यम से आ रहे हैं या अपने वाहनों के माध्यम से आ रहे हैं, उन समस्त व्यक्तियों को रजिस्टर करना पड़ेगा। कोई ये परमिट नहीं है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि हमें जानकारी रहे कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहे हैं, ताकि भविष्य में उनकी ट्रेसिंग की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो ट्रेसिंग भी हो सकेगा। जहाँ तक अपने प्रांत के अंदर लोगों का मूवमेंट है, तो उसमें रेड जोन से अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो उसे फिर वो परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऑरेंज जोन से ग्रीन या ऑरेंज टू ऑरेंज जा रहा है तो उन्हें किसी प्रकार का परमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन सभी के लिए मस्ट किया गया है, सभी के लिए अत्यावश्यक किया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को मूव नहीं करना है। आज मैंने शॉर्ट ही रखा है, केवल आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि नरेगा के अधीन अब हमारे 2,60,000 श्रमिक इस समय नरेगा के विभिन्न कार्यों में वो लगे हुए हैं और लगभग 11,000 नए जॉब कार्ड्स इस दौरान बनाए गए हैं। और इन 11,000 जो जॉब कार्ड्स बने हैं उनमें से लगभग 7,25,000 नए जॉब कार्ड धारकों को नरेगा के अधीन उन्हें कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। अब इस स्टेज पर एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शुरू में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे और उन्हें हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा था। अब जैसा आपने देखा कि हमने अपने दिशा निर्देशों में अब कुछ परिवर्तन किया है। हमने चिन्हित किया है उन स्थानों को जहां से संक्रमण आने का अधिक खतरा है और वहां पर हमने 7 दिनों के क्वारंटीन की व्यवस्था की है और उसके पश्चात होम क्वारंटीन में इन व्यक्तियों को रखा जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू किए हैं उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर कोविड के पेशेंट्स हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी होम मैनेजमेंट में उनको रखा जा सकता है। यद्यपि अभी राज्य सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कई राज्यों ने अपने देश में ही कई राज्यों ने और विदेश में तो खैर ये व्यवस्था है ही, जहाँ की अगर बहुत ही क्षीण लक्षण हैं, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं या एसिम्प्टोमेटिक है, तो ऐसे व्यक्तियों को हॉस्पिटल में आने की बाध्यता नहीं है। उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, जिन प्रोटोकॉल का पालन करके व्यक्ति सुरक्षित तरीके से अपने निवास पर भी रह के इस बीमारी का इलाज वो करवा सकता है। और इस प्रकार की व्यवस्था अपने देश के कुछ राज्यों में ऑलरेडी लाई गई है। इसके पीछे एक ही मकसद होता है कि इस बीमारी का जब तीव्रता बढ़ती है, जब सर्ज आता है, एक ही साथ बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होते हैं और वो टेस्ट पॉजिटिव करते हैं, तो उस समय ये देखना आवश्यक होता है कि किन व्यक्तियों को हमें आईसीयू की या वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन की या उनको रेगुलर बेसिस पे उन्हें देखभाल करने की एक हॉस्पिटल में रखकर करना आवश्यक है।
तो ये देखकर ही उनके लिए ये व्यवस्था रखी जाती है। और जैसा आपने देखा और पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर हम एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स वाले व्यक्तियों को देखें तो इस राज्य में लगभग 95% ऐसे लोग जो कंफर्म पेशेंट्स थे, वो पिछले बार हमने आपको आंकड़ा भी दिया था, तो लगभग 95% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि या तो कोई लक्षण ही नहीं है, और अगर हैं भी तो इतने क्षीण लक्षण हैं कि उनको अस्पताल में रख के उनका उपचार कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं भविष्य में जब ऐसी स्थिति बनेगी कि हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स में अगर संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उस समय इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे।